मान लो आपके घर में लीकेज का प्रॉब्लम है, तो आप हर साल पेंट का एक नया कोट आपकी दीवार में लगा के उसे छुपा देते हो। लेकिन इस साल आपने पूरे दीवार पर टाइल्स लगा दिए, लेकिन अंदर लीकेज तो बढ़ ही रहा है ना। इसी तरह हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट ने, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट ने हमें इतने सारे वार्निंग्स दिए, लेकिन इन लाखों वार्निंग्स के बावजूद हम सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करते हैं। कोविड-19 एक सिम्टम है, ग्लोबल वार्मिंग एक सिम्टम है, बाढ़ सिम्टम है, सूखा सिम्टम है। प्रॉब्लम हमारे जंगलों को काटने में है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने में, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंस्ट्रक्शन और हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में है। स्कूल के टाइम में मुझे जितना कष्ट हुआ था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में, उतना ही कष्ट आज लोगों को क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट करने में हो रहा है। I wish you could go to Greenland, watch these huge chunks of ice just falling into the ocean, raising the sea levels. And you don't know whether or not that would have happened with or without man. You don't know. Well, you're scientists at No, NOAA we and have NASA. scientists that disagree with that. You know, I was thinking, what if he said, no, I've seen the hurricane situations, I've changed my mind. There really is climate change. And I thought, wow, what an impact. What an impact that would make. I'm not denying climate change, but it could very well go back. You know, we're talking about over that's millions of denying it. years. They say that we had hurricanes that were far worse than what we just had with Michael. Who says that? They say. You mean Well, the people on the phone? people say that in the Yeah, but what about the scientists who say it's worse than ever? You'd have to show me the scientists because they have a very big political agenda, Leslie. I can't bring them in. Scientists also have a political agenda. थैंकफुली हमारे प्रधानमंत्री क्लाइमेट चेंज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। हमारी आदतें बिगड़ गई है और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे। दुनिया के 197 कंट्रीज़ में से 8 देशों को छोड़कर बाकी 189 कंट्रीज़ ने पेरिस एग्रीमेंट को फॉर्मली साइन किया है। पेरिस एग्रीमेंट हमारे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बनाई गई थी, ठीक उसी तरह जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बनाई थी। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ डेवलप्ड नेशंस पर लागू हो रहा था और पेरिस एग्रीमेंट दुनिया के सभी नेशंस पर। पेरिस एग्रीमेंट की एक बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी आज़ादी देती है देश को। हम हमारा रोड मैप हमारे हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो हमें 5 सालों का प्लानिंग करना है और इन 5 सालों का परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा और अंत में रिव्यू होगा और फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हमें सबमिट करना है। तो आप पेरिस एग्रीमेंट को एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म की तरह देख सकते हो, जो सभी देशों को एक मौका दे रहा है एक साथ एक सिंगल गोल के लिए लड़ने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट का एक इमीडिएट गोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले के मुकाबले धरती का तापमान 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने से रोकना। ऑलरेडी 1 डिग्री के आसपास तो बढ़ ही चुका है तब से अब तक। धरती के 10% भाग में बर्फ़ है। आइस के 3 प्रकार होते हैं। हमारे लिए मिट्टी जो अहमियत रखता है, उतना ही सी आइस इन जीवियों के लिए अहम है। अगला है लैंड आइस, जो बाढ़ को होने से रोकता है। और तीसरा है पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट हमारे वातावरण से 2 गुना कार्बन सोखता है। बढ़ती गर्मी की वजह से ये सारा आइस पिघल रहा है और इनके पिघल जाने के बाद इनका काम कौन करेगा? सागर भी ढेर सारा कार्बन सोखता है, लेकिन गर्मी के बढ़ने से पानी का तापमान भी बढ़ रहा है और इसके वजह से सागर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि वो पूरे पानी को एसिडिक बना रहा है और ये समुद्र के अंदर के कोरल रीफ्स को ख़राब कर रहा है, जो समुद्री जीवी के लिए एक प्रोटीन पाने का मार्ग है। पोल्यूशन और हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से फ्रेश वाटर सोर्सेज काफ़ी कम होते आ रहा है और जंगल जो सागर की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, कटे जाने पर सारा कार्बन फिर से वातावरण में छोड़ देता है और इस एक्स्ट्रा कार्बन की वजह से और ज़्यादा आइस पिघलेगा और ज़्यादा कोरल रीफ्स ख़राब होगा। ये साइकिल तब तक ऐसे ही चलेगा जब तक हम एमिशंस कम नहीं करेंगे। लेकिन अगर सभी देश तुरंत बड़े बदलाव लाना शुरू नहीं करते, हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक नज़र डालते हैं देशों के टारगेट्स पर। 2005 के मुकाबले अमेरिका 2025 तक 28% एमिशंस कम करने वाली है।
चाइना 2030 तक एनर्जी यूसेज में नॉन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल 20% तक बढ़ाने वाली है और 2005 के मुकाबले 2030 में 60 to 65% कार्बन एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी चाइना कम करने वाली है। इंडिया 2030 तक 35% एमिशंस कम करने वाली है, 40% एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाने वाली है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के हिसाब से 2023 तक सारे 3 व्हीलर्स, 2025 तक सारे 2 व्हीलर्स और 2030 तक 1/3 कार्स इलेक्ट्रिक करने का प्लान है। इसके साथ ही अभी के 25% फॉरेस्ट कवर को 2030 तक 33% तक बढ़ाने वाले हैं और 3 बिलियन टन कार्बन सिंक भी करने वाले हैं। 2019 के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत में फॉरेस्ट एरिया के बढ़ने की खबर आई है। इस डेटा कलेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो लैंड ए एक फॉरेस्ट था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए उस फॉरेस्ट को काट दिया। रिकॉर्ड के हिसाब से लैंड ए अभी भी फॉरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे उस लैंड में एक फैक्ट्री है। तो जब फॉरेस्ट कवर का कैलकुलेशन होता है, लैंड ए उसमें इंक्लूडेड रहता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पनसेट करने के लिए हम किसी और लैंड में पेड़ लगाते हैं, लेकिन उस लैंड में मोनोकल्चर प्लांटेशंस होता है। मतलब एक एरिया में एक ही किस्म के पेड़ को हम भर भर के लगा देते हैं। इस लैंड को फॉरेस्ट में काउंट तो कर लेते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट का काम नहीं करता। पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से 2040 तक हमें कोल माइनिंग धीरे धीरे बंद करना है और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना है। लेकिन इस साल के शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने कोल माइंस एक्ट को अमेंड की। 1973 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने कोल माइनिंग को नेशनलाइज किया था। तब से अब तक कोल माइनिंग सिर्फ गवर्नमेंट ही करती आ रही है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद से कोल माइनिंग प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती है। तो अभी इस अमेंडमेंट की वजह से कोल माइनिंग बंद होने के बजाय और भी बढ़ जाएगा। हमें कोल के लिए दिए जाने वाले सब्सिडीज़ भी बंद करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ 2016 की ही बात करते हैं, तब भी हमने $2.3 बिलियन हमने सिर्फ कोल के सब्सिडीज़ में दिए हैं। यूरोप काफ़ी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। 7 देश है जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये 7 देश है आइसलैंड 100%, पैराग्वे 100%, कोस्टा रिका 99%, नॉर्वे 98.5%, ऑस्ट्रिया 80%, ब्राज़ील 75% और डेनमार्क 69.4%। यूरोप के रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हो जाने की वजह से काफ़ी सारे फॉसिल फ्यूल्स कंपनी को नए मार्केट ढूंढने पड़ रहे हैं और इसमें से काफ़ी सारे कंपनीज भारत में आ रहे हैं और ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स अमेरिका, रशिया और मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका जो सेकेंड हाईएस्ट पोल्यूटर रहा है, इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहा है। The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers, who I love, and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production. अगर ये सच होता तो इतने सारे देश रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट नहीं होते और इतने सारे दुनिया भर में कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए तैयार है। वैसे कोल के मुकाबले में रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा सस्ती भी है और 3 गुना ज़्यादा रोज़गार भी दे रही है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आनंद महिंद्रा की ही बात सुन लेते हैं। As far as the business community is concerned, I believe that India is also in the forefront of having a business community that unequivocally recognizes that this is not a problem that we are solving alone. This is not a nice thing to do. This is not something you check on your CSR box. This is the biggest business opportunity of the next few decades. आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।